1 जनवरी 1948 यानी हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, यानी आज़ाद भारत की पहला नया साल, पहली 1 जनवरी की तारीख, जहां पूरी दुनिया के साथ साथ नया भारत, आज़ाद भारत नए साल का जश्न और आज़ादी का जश्न मनाने के लिए आतुर था और मना ही रहा था। लेकिन उसी समय हमारे झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला क्षेत्र के कई अखबारों के सोर्स के माध्यम से अनुमान हजारों की संख्या में यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को गोलियों से भून दिया गया। कारण क्या था, उन कारणों को जानना होगा। क्योंकि भारत देश विविधताओं का देश है और भारत का संविधान भी कहता है इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स, जो भारत के संविधान एक में साफ साफ है, यानी सभी राज्यों की विविधता है, सभी जो लोग यहाँ जीवन यापन करते हैं उनकी विविधता है, उनकी अपनी जीवन शैली है। तो वही जीवन शैली झारखंड की अलग है। जिस प्रकार बंगाल में बंगाली कल्चर, गुजरात में गुजराती कल्चर, तमिल में तमिल कल्चर होता है, तो इस बात को आपको स्वीकार करना होगा कि झारखंड में भी एक कल्चर बसता है, झारखंड में भी एक सिविलाइजेशन बसती है, उसको हम लोग झारखंडी कल्चर, झारखंडी सिविलाइजेशन कहेंगे। तो उसी के तहत जब इस राज्य क्षेत्र को उड़ीसा में मिलाने की बात कही जा रही थी और लगभग अंतिम मोहर लगने वाला था, लेकिन यहाँ के जो आदिवासी, उनके नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया और उनका मत था कि हम लोग एक नए झारखंड का जब भविष्य में निर्माण करेंगे, उस झारखंड में हम लोग रहेंगे, अतः आप लोग हमें कभी बिहार में, कभी उड़ीसा में बांटकर हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो लड़ाई है या फिर हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है, हमारी जो भाषाई पहचान है, उसको नष्ट ना करे। और उस पहचान को बचाने के लिए, उस पहचान को जिंदा रखने के लिए हजारों हजार की संख्या में यहाँ के झारखंडी आदिवासियों ने सीने पर गोली खाने का काम किया, लेकिन अपनी भाषाई संस्कृति, अपनी सांस्कृतिक पहचान से कोई समझौता नहीं किया। आप बात करते हैं आज के इस आंदोलन की, सबसे पहले उन तमाम वीरों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। अब जरा बात करते हैं हमारे इस आज के आंदोलन की, उसी पृष्ठभूमि को हम जोड़ते हैं कि आज का आंदोलन भी कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर ही तैयार हुआ है। आज का आंदोलन भी कहीं ना कहीं बाहरी जो अतिक्रमण यहाँ पर प्रवेश कर रहा है उसके आधार पर ही तैयार हुआ है। तो ये मेरा मानना है कि आज ये गोपनीय आंकड़े और गृह विभाग से कुछ लोग हैं, अधिकारी हैं, जिनसे हमारी बात होती है, उनका मानना है कि प्रत्येक साल 36,000 के आसपास झारखंड में गैर झारखंडी लोग प्रवेश करते हैं, यहाँ आके रह जाते हैं, बस जाते हैं और झारखंडी कहलाते हैं। इससे क्या होगा, चूंकि आज मोटा मोटी मुझे लगता है 75-25 का आंकड़ा या फिर 70-30 का आंकड़ा हो चुका है झारखंड और गैर झारखंडियों के बीच। जिस दिन 50-50 होगा, फिर 60-40 होगा, उस दिन यहाँ के लोगों का इस भूमि में जल, जमीन, जंगल, खेत खलिहान के साथ, बहती हुई नदियों की धारा के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसका उदाहरण है, आज स्वर्णरेखा नदी का कहानी सुने, चांडिल डैम की स्थिति को देखें, या फिर जो नया कुचाई ईचा डैम बनने के लिए तैयार हो रहा है उसकी स्थिति को देखें। लगातार औद्योगिकरण का विकास हुआ, लगातार यहाँ के लोगों का जल, जमीन, जंगल उन्हें से लिया गया, अतिक्रमण किया गया और विकास के नाम पर उन्हें झुनझुना के अलावा कुछ नहीं मिला। तो इसलिए हमारी जो लड़ाई है वही 1 जनवरी 1948 को जिस मकसद के साथ शहादत दी गई थी, भाषाई लड़ाई, सांस्कृतिक लड़ाई, वही लड़ाई को हम लोग पुनर्जीवित किए हैं कि राज्य हमारा है और इस राज्य में हमारी जो गतिविधियां हैं वह हमारे लिए सर्वोपरि हैं, अतः कोई बाहर का व्यक्ति या फिर बाहर की कोई सभ्यता संस्कृति हमें डिस्टर्ब ना करे। लेकिन कहीं ना कहीं आज बीते कई सालों की बात करें, आज वर्तमान परिस्थितियों की बात करें, जो लोग सरकार में बैठे हैं, भले वो कहते हैं और हैं भी आदिवासी समाज से नेतृत्व करते हैं, लेकिन नाम के हैं। उनको अगर बारीकी से देखा जाए तो अभी हाल ही फिलहाल अगर झारखंड की बात कही जाए तो झारखंड में कहावत कहा जाता था कि टणियां दौड़ के न तो मटियां कोड़ के, चूंकि हमारे क्षेत्र की भाषा है धनबाद बोकारो की, तो वहां एक कहावत था कि टणिया मैंने मटिया कोड़ के न तो टणिया दौड़ के नौकरी करे, पर झारखंड के आदमी बोले है न, टणिया दौड़ने का मतलब पुलिस की नौकरी होती है और मटिया कोड़ने का मतलब मिट्टी काटते काटते, कोयला कोड़ते कोड़ते वो सरकारी नौकरी ले लिया था। तो अभी क्या है कि जो बहाली आई है जिला पुलिस की, माननीय आदिवासी मुख्यमंत्री ने धनबाद और बोकारो वहां आदिवासी को शून्य कर दिया है। खैर ओबीसी के साथ तो पक्षपात पूरे देश में होता है, झारखंड में कोई नया नहीं है। 54% ओबीसी को तो खैर धूल चटा के रखा है, लेकिन आपको हंसी और ताजुब लगेगा कि एसटी समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री पता नहीं किसके कथन अनुसार सरकार को चला रहे हैं कि धनबाद बोकारो जहां आदिवासियों की एक अच्छी जनसंख्या है वहां उनको जीरो कर दिया है। क्या बताइए, जो सिंहभूम में भी जीरो है। आदिवासी समाज की अगर बात करें, बेशक आज वे पढ़े लिखे, अच्छी बात है, वीडियो सीओ भी बने, IAS IPS तक गए, लेकिन ये लोग आप भी जानते हैं आज भी वो फिजिकली फिटनेस होते हैं ज्यादातर, यानी उनकी जो पहली प्राथमिकता होती है, गांव घर में जो गरीब आदिवासी होता है, गरीब किसान का बेटा होता है, उसकी पहली प्राथमिकता होती है पुलिस की बहाली को क्लियर करने की। लेकिन ये सरकार लगातार यहाँ के जो युवा हैं उनके सपनों को तार तार कर रही है। तो इसलिए हमारा जो आंदोलन है ये कोई नया आंदोलन नहीं है। 1 जनवरी 1948 की जो पुनरावृत्ति है वही आज कहीं ना कहीं फिर वर्तमान में दोहराई जा रही है। यहाँ के क्षेत्रों को तो नहीं मिलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ के क्षेत्रों में बाहर के लोगों को स्थापित किया जा रहा है। आप कहीं चले जाएं,
अभी आप कुछ दिन पहले एक अखबार का पेपर पढ़ रहे थे कि अब हमारे गांव की जो पीसीसी सड़क होगी जो 100 फीट की बनती है वहां भी यूपी और बिहार का ठेकेदार है। तो बताइए हम लोग बंधुआ मजदूर बनेंगे। आज आदिवासी मूलवासी अपने खेत खलिहान को छोड़कर पलायन की ओर है। आज यही चांडिल डैम में आज भी 116 गांव के लोग लगातार 50 सालों से आंदोलनरत हैं। आज टाटा के खिलाफ कई ऐसे मामले हैं जिनमें आज लोग लगातार आंदोलनरत हैं। तो कुल मिलाकर मेरा ये मानना है राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी इस पर पहल करनी होगी कि जिस उद्देश्य के साथ इन क्षेत्रों में सीएनटी कानून बना था, कहीं विल्किंसन कानून बना था, कहीं एसपीटी कानून बना था, कि जो झारखंड वासी हैं चाहे आदिवासी रहे या मूलवासी रहे, वो अगर किसी चीज के लिए प्रेम करते हैं, जान निछावर करते हैं तो माटी का टुकड़ा है। और ये आप भी जानते हैं और कोरोना ने भी बता दिया कि सारी जो संपत्ति है वो हवाई है। सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति कुछ है तो आपका जमीन का टुकड़ा है। तो ये लगातार बड़ी बड़ी कंपनियां, मिनी रत्न, महारत्न कंपनियां झारखंड में कोड़ी के भाव से जमीन का अधिग्रहण करती है और फिर उस जमीन को अधिग्रहण करने के बाद वहां जो इंडस्ट्री को स्थापित करती है उसमें फिर बाहरी लोगों को लाके स्थापित करती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी साजिश चल रही है कि मुझे लगता है 20 सालों में रिजल्ट भी आप देखेंगे कि यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की जो संस्कृति, यहाँ की जो कल्चरल आइडेंटिटी है, यहाँ की जो लैंग्वेज आइडेंटिटी है, उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। उसका उदाहरण आपका जमशेदपुर की बड़ी बड़ी इमारतें गवाह दे रही है, उसका उदाहरण रांची की बड़ी बड़ी इमारतें और धनबाद बोकारो की बड़ी बड़ी इमारतें गवाह दे रही है कि जितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी है उतने जमीन के नीचे झारखंडी दबते गए हैं, आदिवासी मूलवासी दबते गए हैं और लास्ट में क्या हुआ है, वे लोग विलुप्त हो गए हैं। सरकारी डाटा के अनुसार मैं बताना चाहूंगा आने वाले 2050 तक असुरी जनजाति, पहाड़िया जनजाति, बिरोहरी जनजाति, ऐसी बहुत सारी जनजातियां हैं और बहुत सारे ऐसे भाषा हैं जो आदिवासी जनजातीय भाषा है, सदानी भाषा है, जो आने वाले 2050 में विलुप्त हो जाएंगे। यानी यहाँ की मानव को नष्ट करने की पूरी तैयारी चल रही है। इसीलिए अगर हमें बचाना है, अगर आदिवासी मूलवासियों को सुरक्षित रखना है, तो सबसे पहले जो हमारे भूमि कानून है जिसके लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगातार कंपनियों फैक्ट्रियों में हम लोग धरना दे रहे हैं, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो सरकार को एक बेहतर पॉलिसी बनानी होगी। और ये हमारी नहीं, जब माननीय मुख्यमंत्री सत्ता में बैठे थे उनका एक मैनिफेस्टो में था कि जो रघुवर सरकार के टाइम जो लैंड बैंक उन्होंने तब्दील किया था रैयतों के गैर मजरूआ जमीन को, जीएम लैंड को, उसे वापस हम लोग रसीद काटने की स्थिति में लाकर खड़ा करेंगे। तो क्या रसीद काटने की स्थिति में रैयत है? नहीं है। आज भी वो जमीन लैंड बैंक बन के घूम रहा है और वो लैंड बैंक का उपयोग कहाँ किया जाएगा? जब कोई इंडस्ट्री स्थापित होगी तब वो क्या करेगी? देखिए, इंडस्ट्री को क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए और सरकार को चाहिए मैक्सिमम रेवेन्यू, जनता जाए भाड़ में। यही स्थिति हमारे राज्य के साथ चल रही है। तो आज पूरे आपके चैनल के माध्यम से पूरे कोल्हान, चूंकि ये कोल्हान में है तो मैं कोल्हान के साथ साथ पूरे राज्य को, लेकिन प्रमुख रूप से कोल्हान को ये संदेश दूंगा कि माय माटी की लड़ाई को फिर से लड़ने की आवश्यकता है। नहीं तो प्रत्येक 10-10 सालों में आप खुद आकलन कर लेंगे। मैं क्यों बोलने मैं अगर बोलूंगा तो आपको भी लगेगा नहीं हम कुछ भी बोल रहे हैं। तो आप प्रत्येक 10-10 सालों में आकलन कर लें कि जहां 3-4 जिलों में मिलाकर लगभग 20,000 के आसपास यहाँ फैक्ट्रियां हैं और यहाँ के लोग कहाँ? गुजरात में, सूरत में, महाराष्ट्र में। हाल ही फिलहाल जो आपका सुरंग का मामला आया था, कहाँ का था? छत्तीसगढ़ का मामला था। वहां शायद हमारे मैक्सिमम मजदूर हमारे झारखंड के थे, 42 में से 17 या 18 मजदूर हमारे झारखंड के थे। तो आप स्थिति को समझिए। ये हंसी का पात्र है कि जो झारखंड, रतन गर्भा झारखंड, जहां यही हमारा सिंहभूम में अगर आयरन की बात कहें तो जादूगोड़ा में यूरेनियम की बात, तो टाटा में तरह तरह के मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। हमारी जमीन के नीचे तरह तरह के प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, तरह तरह के रत्न पाए जाते हैं। खूंटी में आपका सोना का चांसेस बना है, आपका गुमला में हीरा पन्ना का चांस बना है। तो ये जमीन जब 42 मजदूर जो टनल के नीचे वो एक उदाहरण दे रहा है, उसमें 17 या 18 मजदूर झारखंड के, यानी किस प्रकार से इस राज्य को बड़ी बड़ी महारत्न कंपनियों ने लूटने का काम किया। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आज घरों से बाहर निकलने का वक्त है और अगर नहीं लड़ पाते हैं तो एक काम कीजिए, भले ही आपको हमें हंसी या मजाक लगेगा, शादी विवाह बच्चे पैदा मत कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा कीजिएगा तो फिर आपको लड़ना होगा। क्योंकि उनके लिए आप क्या देंगे? ये सारी आज अनुमान बात किया जाए, अगर आज हमारे 79,000 वर्ग किलोमीटर को अगर एकड़ में तब्दील किया जाए, उसमें 29% वन भूमि को बाहर कर दिया जाए और जो हमारी कुल जनसंख्या है उसमें 50 लाख चूंकि बाहर के लोग हैं तो उनका अपने राज्य में भी जमीन है, तो उस जनसंख्या को अगर उस एकड़ बना के डिवाइड किया जाए, मैंने कर रहा था, लगभग एक परिवार के पास मात्र 3 एकड़ जमीन बच रहा है। तो बता के देखिए, बहुत गंभीर विषय है मेरे झारखंड के लोगों। आपके पास होंगे कुछ लोग
एक एक एकड़ होगा तो किसी के पास 10 होगा, लेकिन एवरेज की बात करें तो प्रत्येक परिवार के पास मात्र 3 एकड़ का जमीन है। जब 20 साल के बाद नई पीढ़ी उसके सामने होगी, उसके पास 1.5 एकड़ का जमीन होगा, और जब 2050 का दौर आएगा उनके पास हमको लगता है डिसमिल में जमीन बचेगा। ये स्थिति झारखंड की होगी। तो ये कहीं ना कहीं आज उन्हें लड़ना होगा, और नहीं तो फिर शादी ब्याह बच्चे पैदा करने की स्थिति में मत जाइए, नहीं तो फिर आपको अपने राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में प्रवास करना होगा रोजी रोजगार के लिए, क्योंकि यहाँ नियम नहीं, यहाँ पॉलिसी नहीं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की जनसंख्या, जो जनसंख्यिक व्यवस्था है, यहाँ की जो भौगोलिक वातावरण है, उसको पूरी तरह से डैमेज किया जा रहा है। मैं स्पष्ट कहूंगा, बंगाल के लोगों के लिए वो सुरक्षित रहे, उनके लिए, बिहार के लोगों के लिए उनके लिए सुरक्षित रहे, तमिल लोगों के लिए उनके लिए सुरक्षित रहे, बाकी लोग वहां जाएं, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से, रोजी रोजगार के दृष्टिकोण से, बस बसाव के दृष्टिकोण से अगर हम लोग सीमा को प्रतिबंधित नहीं करते हैं, तो जो चालाक किस्म के लोग हैं वो झारखंड को निगल जाएंगे, और निगल चुके हैं। रेशियो 70-30 लगभग हो चुका है। जैसे जैसे ये रेशियो बढ़ेगा, उनके विधायकों की संख्या अधिक होगी। अभी मान के चलिए, जब अगला, जिस प्रकार बिहार ने जातीय जनगणना की, अगर झारखंड भी जातीय जनगणना की बात करता है, अब बताइए, जो उनका, चूंकि हमारा जो जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है, जन्म दर से बढ़ रहा है, उनका जनसंख्या घुसपैठ से बढ़ रहा है। अन्य राज्यों के लोग या अन्य देशों के लोग, वे लोग तो मतलब जन्म दर से नहीं ना बढ़ा रहे हैं। यानी जब उस जनसंख्या को और हमारी जनसंख्या को माने कंपेयर किया जाएगा, रेशियो में रखा जाएगा, जिस समय जनगणना होगी, सोच के देखिए क्या भयावह स्थिति होगी। तब ना आपका शेड्यूल 5 की चर्चा होगी, ना पेशा कानून की चर्चा होगी, ना जो आरक्षित सीटें हैं उनकी चर्चा होगी, क्योंकि जनसंख्या को आपको मानना होगा। जनसंख्या से आप बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर जनगणना हो गई और जिस प्रकार बिहार के तर्ज पर हुई, तो उसमें आपको उस जनगणना को तो आधार मानना होगा। उस समय आपकी स्थिति क्या बयां करेगी, ये बहुत ही भयावह स्थिति होगी। इसलिए आज अगर आदिवासी की सरकार वास्तव में है, तो माननीय मुख्यमंत्री, केवल आप ही आदिवासी नहीं है, आपके अलावा इस राज्य में लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के आसपास आदिवासी रहते हैं, उनकी चिंता कीजिए।